भारत के संदर्भ में हम लोगों ने प्रवाह रेखाओं, प्रवाह जाल, प्रवाह प्रतिरूप और प्रवाह तंत्र सीखा। एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के नदियों का एक तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। भारतवर्ष या किसी भी देश का प्रवाह वहाँ के संरचना और उच्चावच का प्रतिफल होता है। भारतवर्ष में प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय पठार है, तो उसके पश्चात बना हुआ हिमालय की उच्च पर्वत श्रेणियां हैं और बीच में गंगा का मैदान है। तीनों के प्रवाह गठन, प्रवाह स्वरूप और प्रतिरूप में अंतर है, लेकिन विशेष अंतर हिमालय के प्रवाह और प्रायद्वीपीय पठार के प्रवाह में है। आइए हम देखते हैं कि हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के प्रवाह में क्या अंतर है। यहाँ पहले समझ लेना जरूरी है कि हिमालय की नदियाँ हिमालय पर्वत के ग्लेशियर से निकलकर गंगा के मैदान में प्रवाहित होती बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ पठार की ऊंची चोटियों और श्रेणियों से वर्षा से जल प्राप्त कर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरती हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि हिमालय की मुख्य नदियाँ सिंधु, झेलम, सतलज, यमुना, गंगा, काली, कोसी, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र हैं, जो या तो हिमालय से निकलती हैं या हिमालय को पार कर गंगा के मैदान में आती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदियाँ दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और चंबल, बेतवा, केन, सोन हैं। इस तरह से यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो यह नदियों के दो क्षेत्र हैं। हाँ, यहाँ यह भी समझ लेना जरूरी है कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ पुरानी हैं हिमालय की नदियों की तुलना में। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का गोंडवानालैंड का भूखंड अफ्रीका से अलग होने के पश्चात धीरे धीरे उत्तर बढ़ा। भूमध्य रेखा के ऊपर जब आया तो वहाँ पर वर्षा प्राप्त हुई, जिससे ड्रेनेज का विकास हुआ। वैसे तो ड्रेनेज का विकास और पहले मकर रेखा पर जब भूखंड था तभी हो गया था, और उसी समय इन नदियों का विकास हुआ। तब हिमालय अस्तित्व में ही नहीं आया था, लेकिन विवर्तनिकी कारणों से जब प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी अग्रभाग तिथीस भूसन्नत के मलबे पर दबाव बनाया, तब हिमालय की उत्पत्ति हुई। वैसे तो हिमालय की तिथीस से उत्पत्ति के साथ ही वर्षा के जल से हिमालय पर छोटे छोटे ड्रेनेज का विकास होना शुरू हुआ। लेकिन जब हिमालय की चोटियाँ हिम रेखा के ऊपर गईं, इस पर ग्लेशियर का विकास हुआ, तब वहाँ पर वो ग्लेशियर आपूर्ति किया जल की, और उन पुराने विकसित नदियों में ग्लेशियर का जल प्रवाहित होने लगा। इस तरह से हिमालय के प्रवाह का विकास हुआ। हाँ, स्पष्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ पुरानी हैं और हिमालय की नदियाँ नई हैं। और इसमें एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि चंबल, बेतवा, केन, सोन यह पुरानी हैं या गंगा, यमुना, सतलज? तो निश्चित रूप से आप उत्तर देंगे कि चंबल, बेतवा, केन, सोन अधिक पुरानी हैं, जबकि गंगा, यमुना, काली, कोसी, तीस्ता ये सब नई नदियां हैं। एक प्रश्न और बन सकता है कि जो नदियां तिब्बत के पठार से निकल रही हैं, निश्चित रूप से हिमालय को काटकर भारत में आ रही हैं, लेकिन वह भी अधिक पुरानी हैं। अर्थात सबसे पुरानी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं और उसी के समय की तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदियां हैं, लेकिन हिमालय की नदियां बाद की हैं। एक प्रश्न और उठता है कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां सबसे पुरानी हैं, हिमालय की नदियां सबसे नई हैं, लेकिन इंडो ब्रह्म नदी या सरस्वती नदी जिसका कि अवशेष मिलता है
पैलियो चैनल पूरा चैनल के अध्ययन से राजस्थान और हरियाणा में, तो निश्चित रूप से वह नदी मध्य की है। क्योंकि उसमें इंडो ब्रह्म का भी अंश है। इस तरह से सबसे पुरानी प्रायद्वीपीय पठार की, उसके पश्चात सरस्वती या इंडो ब्रह्म और उसके पश्चात हिमालय की। हम लोग आइए देखते हैं कि हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की तुलना कैसे की जाए। इसके लिए एक तुलनात्मक सारणी बनी हुई है। हिमालय की नदियों की विशेषता ये है और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की विशेषता ये है। आइए हम देखते हैं। हिमालय की नदियों में पहली विशेषता है पेरिनियल अर्थात सततवाही हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ एफीमेरल हैं, असततवाही, अर्थात इसमें जल की कमी हो जाती है या जल कभी कभी सूख जाता है। जबकि हिमालय की नदियाँ जैसे सिंधु, झेलम, सतलज, यमुना, गंगा, काली, कोसी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, इन सबों में वर्ष भर जल रहता है। दूसरा पॉइंट है, हिमालय की नदियाँ ग्लेशियल फेड हैं, अर्थात यह हिमनद पूरित हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ रेन फेड हैं, वर्षा पूरित हैं। हिमालय पर विभिन्न ग्लेशियर पाए जाते हैं, हिमनद, विशेष रूप से ग्रेटर हिमालय पर, जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ, बद्रीनाथ और एवरेस्ट के ग्लेशियर। इस तरह से यह ग्लेशियर वर्ष भर जल की आपूर्ति करते हैं। इसलिए हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों में साल भर जल रहता है। यह ग्लेशियल फेड हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार पर कोई ऐसी चोटी नहीं है जिस पर बर्फ जमा हो। केवल इसके जल प्राप्ति का एक ही स्रोत है, वर्षा, और वर्षा भी यहाँ पर ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है जुलाई अगस्त में, और वो भी पर्वतीय अवरोध के कारण होती है। पर्वत की ऊंची चोटियों के सहारे वर्षा होती है, जैसे भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी जल विभाजक पर। और यह समूचा वर्षा का जल किसी न किसी प्रवाह से, ड्रेन से एक रास्ता बनाता है, अपनी घाटी विकसित करता है, जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के रूप में पहुंचता है बंगाल की खाड़ी और नर्मदा, ताप्ती इत्यादि नदियों के रूप में पहुंचता है अरब सागर में। नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा बिंदु है स्टीप ग्रेडियंट। हिमालय की नदियों का ढाल तेज है, खड़ा है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का ढाल मॉडरेट है, औसत है। क्यों ऐसा है? क्योंकि भारत का प्रायद्वीपीय पठार विशेष रूप से मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, लावा का पठार, मैसूर, सब के सब लगभग फ्लैट टॉप सरफेस, चौरस शीर्ष वाले सतहें हैं, इसलिए यहाँ पर ढाल कम है। इसके ज़्यादातर सतहें अनाच्छादित, अपर्दित हो चुकी हैं, जबकि हिमालय अब भी उठ रहा है और उस पर 3 से 4 हज़ार मीटर से अधिक ऊंचाई पर तो ग्लेशियर हैं, जबकि थोड़ी ही दूर अर्थात लगभग 200 किलोमीटर साउथ आने पर 150 मीटर की ऊंचाई पर मैदान मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर ढाल तेज है और हिमालय की नदियाँ अधिक ग्रेडियंट, अधिक ढाल से बहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का ढाल मंद है। अगला बिंदु है डीप वैली। हिमालय की नदियाँ अपनी घाटी को गहरा विकसित की हैं। क्योंकि वहाँ पर सैंडस्टोन है और हिमालय जैसे जैसे ऊपर उठता गया, उससे आने वाली नदियाँ लगातार अपनी घाटी को गहरा करती गईं। यहाँ पर यदि गंगा, यमुना, काली, कोसी इत्यादि नदियों के सहारे ग्रेटर और स्पेशली मिडिल हिमालय पर जाएं, तो बहुत गहरे गहरे गार्ज या ट्रेंच का निर्माण हुआ है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की घाटी उथली है, जिसका कारण है कि यहाँ की चट्टानें अधिक कड़ी हैं और
बहुत दिन से अनाच्छादित हो गई हैं, ढाल मंद है। अगला बिंदु है नैरो वैली। हिमालय की सभी नदियां सकरी घाटी का निर्माण करती हैं, कारण यह लंबवत कटाव करती हैं, कारण इसका ढाल तेज है और चट्टानें मुलायम है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां वाइड वैली चौड़ी घाटी का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये सब नदियां अपने ओल्ड स्टेज में हैं, जबकि हिमालय की नदियां यंग या यूथफुल स्टेज में हैं, नई हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां ओल्ड एज में होने के कारण ये अपने बेस लेवल को लगभग प्राप्त कर चुकी हैं। दूसरी चीज़ है कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कड़ी संरचना अर्थात आग्नेय और कायांतरी चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं, जिससे यह लंबवत कटाव नहीं कर पाती अपितु क्षैतिज कटाव कर रही हैं। इसलिए प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की घाटी चौड़ी है। अगला बिंदु है एंटीसीडेंट रिवर्स। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां सुपर इम्पोज्ड या अध्यारोपित हैं। यहाँ पूर्ववर्ती नदी का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। पूर्ववर्ती का मतलब हुआ कि हिमालय की तिथिस भूसन्नति से उत्पत्ति के पहले ही बहने वाली नदी पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट, और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र आती हैं, जो मानसरोवर झील के पास से निकलकर और दक्षिण में तिथिस भूसन्नति में गिर रही थी। लेकिन उसी तिथिस भूसन्नति से प्रायद्वीपीय पठार के दबाव के कारण जब हिमालय की उत्पत्ति होने लगी और हिमालय उस तिब्बत पठार के लगभग बराबर आ गया, थोड़ा सा कम था, तब वो तीनों नदियां निकलने वाले ग्रेटर हिमालय रेंज को काटा और काटकर गार्ज का निर्माण किया। गार्ज में विशेष रूप से सिंधु नदी ने ग्रेटर हिमालय पर गार्ज बनाया, सिंधु गार्ज। सतलज ने गार्ज बनाया, सतलज या सिपकीला गार्ज। और ब्रह्मपुत्र ने बनाया कोरबा गार्ज या ब्रह्मपुत्र गार्ज। और एंटीसीडेंट रिवर्स पूर्ववर्ती नदियां निश्चित रूप से गार्ज का निर्माण करती हैं। लेकिन फिर कमीशन आपसे पूछता है कि क्या सभी गार्ज बनाने वाली नदियां एंटीसीडेंट होती हैं? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि नर्मदा ने भी एक गार्ज बनाया है, लेकिन नर्मदा एंटीसीडेंट नहीं है, पूर्ववर्ती नहीं है। लेकिन हिमालय जब अवरोध के रूप में उत्पन्न हुआ, तब तिब्बत से आने वाली तीन नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ने काटकर गार्ज बनाया। हाँ, यह सत्य है कि सभी गार्ज बनाने वाली नदियां एंटीसीडेंट नहीं होती, लेकिन सभी एंटीसीडेंट नदियां, सभी पूर्ववर्ती नदियां गार्ज का निर्माण अवश्य करेंगी। हाँ, यहाँ पर यह और भी स्पष्ट कर लेना जरूरी है कि हिमालय में एंटीसीडेंट रिवर पूर्ववर्ती नदियाँ तीन वर्ग की हैं। पहली एंटीसीडेंट रिवर्स जो ग्रेटर हिमालय, उसके दक्षिण मिडिल हिमालय, उसके दक्षिण शिवालिक हिमालय तीनों को काटती हैं, वो प्रथम स्तर की पूर्ववर्ती है, जैसे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। लेकिन द्वितीय स्तर या क्रम की पूर्ववर्ती नदियाँ भी हिमालय में हैं, जो ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हैं, जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर इत्यादि। वह नदियाँ ग्रेटर हिमालय को नहीं काटेंगी, क्यों कि उसी के ग्लेशियर से निकल रही हैं। लेकिन ग्रेटर हिमालय के दक्षिण स्थित मिडिल हिमालय को अवश्य काटेंगी। इसलिए जो नदियाँ बृहद हिमालय से निकल रही हैं ग्लेशियर से, जैसे यमुना, गंगा, काली, कोसी, तीस्ता, निश्चित रूप से यह एंटीसीडेंट होंगी, पूर्ववर्ती होंगी। किसके लिए? मिडिल हिमालय के लिए। यह ग्रेटर हिमालय के लिए पूर्ववर्ती नहीं होंगी। इसलिए इनको द्वितीय क्रम की पूर्ववर्ती के अंतर्गत रखा जाता है।
अब आइए हम देखते हैं कि मिडिल हिमालय से भी कुछ नदियाँ निकलती हैं, लेकिन वह हिमनद पूरित नहीं होती। क्यों? क्योंकि मिडिल हिमालय पर हिमनद मिलते ही नहीं हैं। मिडिल हिमालय की नदियाँ वर्षा पूरित होती है और वह मिडिल हिमालय को नहीं काट सकती। वह दक्षिण में स्थित शिवालिक को निश्चित रूप से काटेगी, इसलिए यह नदियाँ तृतीय क्रम की होंगी, जैसे रामगंगा, लिटिल गंडक, महानंदा इत्यादि। तो इस तरह से यह 3 क्रम की एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नदियाँ इस हिमालय पर्वत पर मिलती हैं। ऐसे ही विश्व के सभी मोड़दार पर्वतों पर पूर्ववर्ती नदियाँ पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि पूर्ववर्ती नदियाँ का अर्थ हुआ कि किसी पर्वत के निकलने के पहले उस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। लेकिन एक बार पूछे जाने पर कमीशन में एक लड़के ने उत्तर लिखा कि भारत की वो नदियाँ जो पश्चिम से पूरब बहती हैं पूर्ववर्ती हैं। अर्थात उसके दिमाग में ये भी था कि जो नदियाँ पूरब से पश्चिम बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती, सारावती, नेत्रावती, इसका मतलब वो पश्चिमवर्ती हैं। यह कॉन्सेप्ट गलत है। और दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब पूर्ववर्ती नहीं हैं। पूर्ववर्ती नदियों के विश्लेषण के लिए आपको हिमालय पर्वत पर जाना ही पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि हिमालय की नदियाँ तो पूर्ववर्ती हैं, इसके विपरीत प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ सुपर इम्पोज्ड अध्यारोपित है। अध्यारोपण का मतलब हुआ कि नदी अपना रास्ता विकसित कर उस पर प्रवाहित हो रही थी, लेकिन उसी क्षेत्र में ज्वालामुखी की क्रियाएं हुई और अंदर से निकला हुआ मैग्मा लावा के रूप में प्रवाहित होकर उन घाटियों में भर गया। अर्थात उन घाटियों के किनारे भी लावा जमा, लेकिन घाटियों में लावा तरल रूप में पर्याप्त दूरी तक प्रवाहित हुआ। बाद में ठोसीकरण के पश्चात वर्षा के जल ने अपनी पुरानी घाटी के ऊपर पुनः प्रवाह का विकास किया और धीरे धीरे समूचे लावा की मोटी या पतली परत को काटकर उसे पहुंचा दिया बंगाल की खाड़ी में। फिर तो वह नदी का जल अपनी पुरानी घाटी को प्राप्त हो गया। जिस पुरानी चट्टान पर, चाहे वह कायांतरित हो चाहे आग्नेय हो, को उस पर पुनः अपनी नई घाटी को अध्यारोपित कर दिया। अर्थात जो उसकी पुरानी घाटी थी जिसमें लावा जमा हुआ, लावा को हटाकर पुनः पुरानी घाटी को वह नदी प्राप्त हो गई। ऐसी नदी घाटियों को सुपर इम्पोज्ड अध्यारोपित प्रवाह कहा जाता है। इसके विशेष उदाहरण प्रायद्वीपीय पठार की वो नदियां हैं जो दक्षिण के लावा क्षेत्र पर प्रवाहित होती हैं और अपना मार्ग जाल वहाँ विकसित किए हैं। इसके अंतर्गत चंबल, गोदावरी और कृष्णा तथा इसकी अन्य छोटी सहायक नदियाँ आती हैं। इस तरह से हिमालय में पूर्ववर्ती और प्रायद्वीपीय पठार पर सुपर इम्पोज्ड या अध्यारोपित प्रवाह प्रतिरूप विकसित हुआ है। अगला अंतर है इरोजन ऑफ सॉफ्ट सेडिमेंट्री सैंडस्टोन। हिमालय की नदियाँ मुलायम अवसादी पत्थर या बलुआ पत्थर का अपरदन करती हैं, क्योंकि यह हिमालय पर्वत चिकनी मिट्टी और बलुआ पत्थर का विशेषतः बना है। इसलिए इससे बहने वाली नदियाँ इन मुलायम चट्टानों का अपरदन करती हैं। यही कारण है कि यहाँ की नदियाँ गहरी घाटी, तेज ढाल और सकरी घाटी का विकास की हैं। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ इरोजन ऑफ हार्ड इग्नियस मेटामॉर्फोज रॉक्स। प्रायद्वीपीय पठार में 2 प्रमुख चट्टानें हैं, एक आग्नेय ग्रेनाइट और बेसाल्ट और दूसरा मेटामॉर्फोज्ड या कायांतरित चट्टानें, जो इस हिमालय की बलुआ पत्थर चट्टानों की अपेक्षा अधिक पुरानी हैं और अधिक कड़ी हैं। इसलिए प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन कड़ी चट्टानों का अपरदन करती हैं, जो एक दुष्कर कार्य है। इसीलिए तो इसकी घाटियाँ चौड़ी हैं और कम गहरी हैं। अगला बिंदु है हिमालय की नदियाँ यंगर हैं और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ
ओल्डर है, जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर चुके थे कि पठार पर प्रवाह जाल पुराना विकसित हुआ है, जबकि हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात यहाँ का जाल विकसित हुआ है। हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में और भी कई अंतर हैं। जैसे हिमालय की नदियों का प्रवाह घनत्व, ड्रेनेज डेंसिटी अधिक है, अर्थात यहाँ पर रिल और गली अर्थात मुख्य नदियों की सहायक नदियाँ अधिक जाल विकसित की हैं, अर्थात प्रवाह घनत्व अधिक है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का प्रवाह घनत्व कम है। यहाँ पर नदियाँ दूर दूर स्थित हैं। क्योंकि वर्षा का जल कम प्राप्त होता है, और दूसरा और कारण है यहाँ का जल नदी घाटियाँ बहुत कठिनाई से विकसित कर पाता है। इस तरह से यह प्रमुख अंतर हैं, लेकिन समरूपता भी है कि हिमालय की नदियों पर भी डैम बनाए गए हैं और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों पर भी डैम बनाए गए हैं। हाँ, प्रश्न पूछा जा सकता है कि दोनों के डैम में, दोनों के रिजर्वायर में क्या अंतर होगा। हिमालय की नदियों के रिजर्वायर्स एक सीमित क्षेत्र तक रहते हैं, क्योंकि उनकी गहराई अधिक होती है, इसलिए वहाँ पर पुनर्वास की समस्या नहीं होती है। हाँ, भूस्खलन की समस्या हो सकती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों पर बनाए गए डैम और रिजर्वायर, विशेष रूप से रिजर्वायर, बहुत व्यापक क्षेत्र में जलाप्लावन कर देते हैं। इसके फलस्वरूप वहाँ पर रिहेबिलिटेशन और पुनर्वास या जलाप्लावन की समस्या हो जाती है। इस तरह से, लेकिन यहाँ पर भूकंप के कारण बांधों के टूटने की संभावना कम है। हाँ, वहाँ है जैसे कोयना भूकंप, जो कि भूकंपीय दृष्टि से एक संवेदनशील रेखा पर स्थित हैं। इस तरह से ये रहा हिमालय की नदियों के जाल विशेषता और पठार की नदियों के जाल और उनकी विशेषता में एक तुलनात्मक अध्ययन।